गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इसमें कक्षा 11 के भाग 2 समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु के बारे में अध्ययन करेंगे। यह समाजशास्त्र की प्रकृति और अध्ययन क्षेत्र के विषय के अंतर्गत आता है। तो इसमें हम समाजशास्त्र के अध्ययन वस्तु का इस पाठ में अध्ययन करेंगे। तो इसमें हमने अभी तक आपने पढ़ा कि स्वरूपात्मक और समन्वयात्मक संप्रदाय, उनके प्रतिपादकों के बारे में, कौन कौन इसके समर्थक है और किस प्रकार से इन्होंने समाजशास्त्र के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए। वास्तविकता यह है कि समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक और समन्वयात्मक संप्रदाय के विचारों से केवल उन संभावित सीमाओं पर प्रकाश डाल सकते हैं जहां तक इस विज्ञान में किसी विशेष विषयों का अध्ययन किया जा सकता है। इसके बाद भी इस बात का उत्तर देना शेष रह जाता है कि वास्तव में समाजशास्त्र के अंतर्गत किन किन प्रमुख विषयों का अध्ययन किया जाना चाहिए, और यह हम करते हैं। इस दृष्टिकोण से समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तुओं को विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अनेक भागों में विभाजित करके स्पष्ट किया है। तो सबसे पहले हम गिन्सबर्ग के विचार को जानते हैं। इन्होंने अपने विचार और विषय वस्तु को निम्न 4 प्रमुख भागों में विभाजित किया है और उसे स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तो पहला इन्होंने विचार दिया है सामाजिक आकारिकी पर, दूसरा सामाजिक प्रक्रियाएं, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक व्याधि। तो इसमें सामाजिक आकारिकी क्या चीज है? तो इसमें जनसंख्या संबंधी विशेषताओं के अतिरिक्त उन सभी समूहों, संस्थाओं और समितियों का अध्ययन करते हैं, उन विषयों को शामिल किया गया है जो समाज के आकार और सामाजिक ढांचे को निर्माण करने में सहायक होते हैं। दूसरा आपका आता है सामाजिक प्रक्रिया। सामाजिक प्रक्रिया का अर्थ व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले संबंधों के विभिन्न स्वरूपों से संबंधित है। इस प्रकार समाजशास्त्र की विषय वस्तु सहयोग, संघर्ष, अनुकरण, अनुकूलन, प्रतिस्पर्धा, प्रभुत्व, अधीनता आदि संबंधों को शामिल किया जाता है। तीसरा आता है सामाजिक नियंत्रण। तो सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत अनेक ऐसे विषय हैं जो सामाजिक जीवन को नियंत्रण रखते हैं। किस किस प्रकार से रखते हैं? जैसे कि समाज में जो हमारे नियंत्रण करने के, जो समाज में स्थिरता बनाए रखने के लिए सबसे बड़ी भूमिका धर्म की निभाता है। क्योंकि सभी व्यक्ति किसी न किसी धर्म से जुड़े होते हैं, तो वो अपने धर्म का पालन करते हैं, उसी के अनुसार चलने का प्रयास भी करते हैं। तो हमारे कौन कौन से आते हैं सामाजिक नियंत्रण के साधन में? धर्म, परंपरा, नैतिकता, कानून, जनमत, प्रचार आदि, ये हमारे इन विषयों का अध्ययन किया जाता है। तीसरा है आपका, चौथा है आपका सामाजिक व्याधिकी। सामाजिक व्याधिकी, ये जो सामाजिक संबंध हमेशा संगठित ही नहीं होते बल्कि विघटित भी होते हैं। जैसे इस प्रकार जो पूरे समाज के जो अध्ययन करते हैं, जैसे किसी रोगग्रस्त के बारे में अथवा विघटित दशाओं का अध्ययन करना भी जरूरी इस दृष्टिकोण से, जैसे अपराध, बाल अपराध, बेकारी, बीमारी, निर्धनता, अत्याचार, अनैतिकता, भ्रष्टाचार आदि सामाजिक समस्याओं पर भी हम अध्ययन के कुछ भागों को सम्मिलित करते हैं, और ये हमारे प्रमुख विषय भी हैं समाजशास्त्र के। फिर हम अगले आते हैं केरेन्स के विचार के ऊपर। इसमें समाजशास्त्र के अध्ययन वस्तु में केरेन्स ने अपने विचार दिए, इन्होंने अपने 6 भागों का किया है। तो सबसे पहले उनका विचार है मानवीय क्रियाएं, सामाजिक संगठन, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं। तो केरेन्स ने सबसे पहले मानवीय क्रियाओं के अंतर्गत उन मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करते हैं यही जो सामाजिक और मानव के बीच पाए जाने वाले संबंधों के बीच होती है। यही क्रियाएं सामाजिक संबंधों का आधार है, जैसे कि हमारे जो लोगों के साथ व्यवहार करने के तरीके हैं और जो हमारे लोगों के साथ जो संबंध पाए जाते हैं, या ऐसे संबंध जो अपने परिवार के बीच में होते हैं, मित्रों के बीच में होते हैं, पड़ोसी के साथ जो व्यवहार करते हैं, उन सभी मानवीय क्रियाओं का इसमें अध्ययन किया जाता है और उन्होंने इसको प्रमुख आधार भी माना है। दूसरा है सामाजिक संगठन।
इसके अंतर्गत उन सभी समूहों को और संगठनों का अध्ययन किया जाता है जो समाज के ढांचे को बनाते हैं, जैसे परिवार, प्रजाति, जातीय संगठन तथा अन्य सामाजिक समूह आदि आते हैं। फिर तीसरा आपका आता है सामाजिक नियंत्रण। इनमें उस विषय को सम्मिलित करते हैं जिससे हमारे समाज में नियंत्रण बना रहता है, जैसे धर्म, कानून, प्रथाएं, जनरीतियाँ, लोक रीतियाँ, जनमत, नैतिकता, ये सभी विषय आते हैं। फिर आता है सामाजिक परिवर्तन। समाजशास्त्र में उन सभी सामाजिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है कि किसके द्वारा कब और कैसे समाज में परिवर्तन होता है। तो इसके लिए क्या आता है कि अनेक प्रकार की औद्योगिक इकाइयां, आर्थिक, जैविकी और राजनीतिक दशाओं का अध्ययन किया जाता है। यही समाजशास्त्र की विषय वस्तु भी है। अब अगला आता है आपका सामाजिक संस्थाएं। तो प्रत्येक समाज का जीवन अनेक राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक दशा तथा सांस्कृतिक संस्थाओं से प्रभावित होता है। इसलिए इन जिनका अध्ययन किया जाता है तो इन सभी संस्थाओं का भी अध्ययन किया जाता है और इसे अपने अध्ययन में सम्मिलित किया जाता है। अगला आपका आता है सामाजिक संहिताएं। प्रत्येक समाज में अनेक नैतिक और कानूनी संहिताएं व्यक्ति तथा समूह के व्यवहारों पर नियंत्रण रखती है। इसलिए समाजशास्त्र इन सबके स्वतंत्र अध्ययन में भी महत्वपूर्ण है और इसको महत्व भी देता है। अब इसमें आप अगला आता है इलेक्स के विचार। तो इन महोदय ने कहा है अपनी पुस्तक व्हाट इज सोसाइटी, उनकी पुस्तक का क्या नाम है व्हाट इज सोसाइटी में समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 4 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन से भाग हैं? समाजशास्त्री विश्लेषण, सामाजिक जीवन की प्राथमिक इकाइयाँ, सामाजिक संस्थाएं, मौलिक सामाजिक प्रक्रियाएं आदि विषयों पर अध्ययन किया है और अपनी पुस्तक का नाम क्या दिया है व्हाट इज सोसाइटी। अक्सर क्वेश्चन आता भी है कि व्हाट इज सोसाइटी किसकी पुस्तक है, तो बताइए इलेक्स की पुस्तक है। अब हम इसमें निष्कर्ष तौर पे क्या कर सकते हैं कि उपर्युक्त जितनी भी विवेचनाएं हमने की हैं उनकी विषय वस्तु सभी विषयों का अध्ययन करते हैं जिनका संबंध 4 मुख्य तत्वों से होता है। और 4 मुख्य तत्व कौन से हैं? पहला तो है सामाजिक संबंध, फिर है दूसरा संबंधों पर नियंत्रण रखने के साधन, तीसरा है सामाजिक ढांचा और चौथा है सामाजिक परिवर्तन जिनके जो हमें प्रभावित भी करते हैं, हमें समाज को प्रभावित करते हैं। इन सभी विषयों में जो इनकी प्रकृति है वह बहुत व्यापक है। इसलिए हम समाजशास्त्र की विषय वस्तु भी दूसरे सामाजिक विज्ञानों की अपेक्षा कहीं अधिक व्यापक और जटिल है। इसके लिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि विस्तृत अर्थों में समाजशास्त्र पूरे समाज का अध्ययन जरूर करता है, लेकिन इसकी भी कुछ अध्ययन क्षेत्र की सीमाएं हैं। सर्वप्रथम कौन कौन सी सीमा है कि यह किसका अध्ययन करता है? सर्वप्रथम समाजशास्त्र मनुष्य के केवल सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र को वस्तुओं का बेचने, खरीदने, चित्रकारी तथा सरकार की नीतियों से कोई भी इसका सरोकार नहीं है। दूसरा है सामाजिक विशेषताएं कुछ मानवविहीन समूहों में पाई जाती है, लेकिन समाजशास्त्र केवल मानव समाज का ही अध्ययन करता है। तीसरा है समाजशास्त्र केवल वर्तमान समाज में पाई जाने वाली सामान्य सामाजिक दशाओं का अध्ययन करता है। इसका अतीत और भविष्य से कोई संबंध नहीं होता। चौथा है समाजशास्त्र इस बात में रुचि नहीं लेता कि समाज में क्या होना चाहिए, बल्कि केवल क्या है का अध्ययन करता है। जो वर्तमान में से परिवर्तन हो रहे हैं या किस कारण से हो रहे हैं, इनका सबका अध्ययन करता है। अंत में समाजशास्त्र में अक्सर ऐसे विषयों का भी अध्ययन किया जाता है जो दूसरे सामाजिक विज्ञानों के अंतर्गत आते हैं, लेकिन समाजशास्त्र अन्य विज्ञानों की खिचड़ी नहीं है या एक अलग दृष्टिकोण को लेकर एक ऐसे सभी विषयों का अध्ययन करता है जो इसमें सम्मिलित होते हैं। तो ये तो आपका हो गया आपके समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु, मतलब किन किन विषयों का अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है और केवल यह क्या है का अध्ययन करता है। इस प्रकार
उनमें सभी के विचार भी आपने जाने कि किन किन विषयों को इसमें सम्मिलित किया गया है। अब हम विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र की प्रकृति का अध्ययन करेंगे। किस प्रकार से विज्ञान कैसे हम समाजशास्त्र को जोड़ते हैं, उसकी प्रकृति समाजशास्त्र की क्या है। करेंगे कि विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है, और दूसरा हम समाजशास्त्र में किस प्रकार एक विज्ञान है इसका अध्ययन करेंगे। तो पहले हम जानेंगे कि विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है। तो जैसे कि हम शब्द से जानते हैं, जहाँ पर विज्ञान शब्द का जब प्रयोग करते हैं तो हम तुरंत उसका आशय प्राकृतिक विज्ञानों जैसे भौतिक शास्त्र, जीव विज्ञान, प्राणी शास्त्र, रसायन शास्त्र, इन सभी को समझने लगते हैं। इसमें क्या होता है कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए यह समझना प्रायः कठिन हो जाता है कि सामाजिक जीवन के अध्ययन में संबंधित किसी विषय को भी विज्ञान कहा जा सकता है। वास्तविकता यह है कि विज्ञान का आशय ज्ञान की किसी विशेष शाखा से नहीं, बल्कि विज्ञान स्वयं में एक पद्धति है। विज्ञान की वास्तविकता कसौटी किसी विषय से संबंधित विभिन्न तथ्यों या दशाओं की वास्तविक जानकारी प्राप्त करके उसमें पक्षपात रहित ढंग से व्यवस्थित विश्लेषण करना होता है। इस दृष्टिकोण से यह जरूरी कि सबसे पहले हम यह समझा जाए कि विज्ञान का अर्थ क्या है। तो इसमें एक समाजशास्त्री मार्टिंडल ने लिखा है कि विज्ञान का संबंध वैज्ञानिक पद्धति से है, किसी विशेष विषय सामग्री से नहीं। किसी आधार पर एक माइकल महोदय जी है, उन्होंने विज्ञान का अर्थ स्पष्ट किया है कि विज्ञान तथ्यों से इस तरह बनता है कि जिस प्रकार से देखा होगा कि ईंटों से मकान बनता है, लेकिन हम किसी भी ईंट के ढेर को मकान नहीं कर सकते जब तक उसको क्रमबद्ध या व्यवस्थित ढंग से उसको ईंट के ढेर को मकान के रूप में परिवर्तित नहीं करते, तब तक हम ईंटों को मकान नहीं कहते। ठीक उसी प्रकार तथ्यों के संकलन मात्र को ही विज्ञान नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार विज्ञान के लिए वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग होना सबसे अधिक जरूरी होता है, क्योंकि विज्ञान में जो भी हम पद्धतियाँ यूज करते हैं वो वैज्ञानिक कसौटी पर खरी उतरती हैं और उन्हें वैज्ञानिक तथ्य के आधार पर ही प्रस्तुत किया जाता है। तो इससे हमें इन जो प्रकथन दिए हैं उनमें निष्कर्ष निकलता है कि विज्ञान का संबंध एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अथवा वैज्ञानिक पद्धति द्वारा किसी विषय का अध्ययन करने से है। विज्ञान का पद्धति है जो पक्षपात रहित होकर तथ्यों का अवलोकन करने पर जोर देती है, कुछ विशेष घटनाओं तथा उसमें घटित होने वाले कारणों का पता लगाती है, उन प्रविधियों का उपयोग करती है जिसके द्वारा हम तथ्यों की परीक्षा ले सकते हैं या जिनके द्वारा हम उसकी परीक्षा कर सकते हैं। प्रत्येक तथ्य अथवा घटना की जानकारी लेते हैं, फिर उसके बाद अपना निष्कर्ष देते हैं और उन तथ्यों के आधार पर ही उनका निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं और उनके कारणों का पता भी बताते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इन विज्ञान की सभी विशेषताओं को संक्षेप में निम्नानुसार रूप से समझा जा सकता है। तो इसमें हमने कुछ विशेषताएं दी हैं। इसमें सबसे पहला दिया है कि वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग। जो विज्ञान है या किसी विषय को समझने के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति से हमारा आशय यह है कि ऐसी कार्यविधि है जिसमें पक्षपात रहित होकर उसके तथ्यों को देखा जाता है और उसके बाद उसकी वास्तविकता को देखा जाता है और उसी रूप में देखा जाता है, जिसमें वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। दूसरा ये तटस्थ अवलोकन। अवलोकन का अर्थ है कि सूक्ष्म रूप से निरीक्षण करना यानी कि जांच करना। यह निरीक्षण अध्ययनकर्ता की अपनी भावनाओं, विचारों, पूर्वाग्रह यहाँ पर ऐसे ये होता है कि जो पूर्व अनुमान लगाए गए हैं उनसे बिल्कुल स्वतंत्र रहकर तटस्थ रूप से अवलोकन करना होना चाहिए, जिससे कि सही जानकारी प्राप्त की जा सके। तीसरा है आपका तथ्यों का विश्लेषण तथा वर्गीकरण। विज्ञान की एक विशेषता यह है कि जब हम अवलोकन से जो प्राप्त होने वाली जो सूचनाएं होती है उनको इकट्ठा कर लेते हैं और फिर उसको
तीसरा है क्या है का वर्णन। विज्ञान का संबंध तथ्यों की विवेचना उनके वास्तविक रूप में करने से है। यह किसी कल्पना अथवा आदर्श को महत्व नहीं देता। इसका संबंध क्या होना चाहिए नहीं है, बल्कि यह तथ्यों के उसी रूप में प्रस्तुत करता है जैसा कि वे वास्तव में हैं। यह तथ्य चाहे अच्छे हों व बुरे हों। कहने का तात्पर्य यह है कि विज्ञान जो है किसी भी कल्पना और आदर्श को नहीं मानती, वो तथ्यों के सत्य घटनाओं को मानती है और किस आधार पर क्या हुआ है उसका मानती है। उसी के आधार पर अपने तथ्यों का विश्लेषण करके वर्गीकरण करके उनको प्रस्तुत करने का प्रयास करती है। पांचवा है कि कार्य कारण का संबंध। जैसा कि हेडिंग से स्पष्ट होता है कि प्रत्येक घटना का कार्य कारण उसका कोई निश्चित परिणाम जरूर होता है कि ये घटना क्यों हुई थी, किस कारण से हुई और इसमें किस चीज़ का हमें अध्ययन करना है, उसका वह तरीका भी पता लगाती है और बताती है। इसके द्वारा हमें ज्ञात किया जाए कि कोई घटना किन कारणों से हुई तथा उस घटना का सामाजिक प्रभाव क्या है। इस प्रकार विज्ञान कारण और प्रभाव के संबंध को व्यवस्थित रूप से क्रमबद्ध रूप में अध्ययन की क्रिया को करता है। अगला आपका है कि सामान्यीकरण। विभिन्न तत्वों के सह संबंध, उसके मतलब आपस में संबंध क्या है से जो सामान्य निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। कहने का तात्पर्य कि जो हमारे बीच संबंध पाए जाते हैं या तारों के बीच जो संबंध पाए जाते हैं उनका यथार्थ क्या है, उनका कारण क्या हुआ था, उनको क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण को ही जब इनको जो क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुतिकरण करते हैं उससे सामान्यीकरण कहा जाता है। इसी सामान्यीकरण के आधार पर वैज्ञानिक नियमों का निर्माण होता है। कहने का तात्पर्य है कि विभिन्न तथ्यों के संबंध से जो सामान्य निष्कर्ष प्राप्त होता है उनके क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण को सामान्यीकरण कहा जाता है। इसी सामान्यीकरण के आधार पर ही वैज्ञानिक नियमों का निर्माण होता है। अगला है सातवां भविष्यवाणी की क्षमता। जब किसी अध्ययन से प्राप्त सामान्यीकरण जितना यथार्थ होता है उसी आधार पर की जाने वाली भविष्यवाणी भी यथार्थ होती है। इसके बाद भी भविष्यवाणी क्षमता जो सामाजिक विज्ञान का केवल एक सहयोगी लक्षण माना जा सकता है, उसे अनुमान विशेषता नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम किसी अध्ययन से प्राप्त कोई सामान्यीकरण निकालते हैं, जैसे कोई वैज्ञानिक नियम के आधार पर निकालते हैं, वह जितना यथार्थ होता है उसके आधार पर ही की जाने वाली भविष्यवाणी उतनी ही सत्य होती है। इसके बाद भी भविष्यवाणी क्षमता को सामाजिक विज्ञान का केवल एक सहयोगी माना जाता है, अनिवार्य विशेषता नहीं माना। फिर आप देखते हैं कि समाजशास्त्र किस प्रकार एक विज्ञान है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार समाजशास्त्र किस प्रकार एक विज्ञान है। समाजशास्त्र किस प्रकार एक विज्ञान है, चर्चा करेंगे कि समाजशास्त्र को किन विशेषताओं के आधार पर एक विज्ञान के रूप में स्वीकार किया। जैसे कि विज्ञान की विशेषताओं को कसौटी के रूप में स्वीकार किया जाता है, समाजशास्त्र निश्चित ही विज्ञान कहा जा सकता है। कैसे? समाजशास्त्र विज्ञान की विशेषता किस सीमा तक पाई जाती है, इसे हम निम्नांकित विवेचना के आधार पर समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? तो पहली और इस आधार पर समझ सकते हैं कि समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग होता है। जैसे कि प्राकृतिक विज्ञान के समाजशास्त्र में भी वैज्ञानिक पद्धतियों का निरंतर प्रयोग बढ़ता जा रहा है। इनमें अनुभाविक पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति, संरचनात्मक पद्धति, प्रक्रियात्मक पद्धति आदि प्रमुख हैं। इन पद्धतियों के द्वारा आज सभी मूर्त और अमूर्त तथ्यों का अवलोकन करना संभव हो गया है। दूसरा आता है वह तथ्यों का तटस्थ अवलोकन। समाजशास्त्रीय अध्ययन में जो अनेक ऐसी प्रविधियों का उपयोग किया जाता है जिनसे आधार पर अध्ययन को व्यक्तिगत विचार और पूर्वाग्रह के प्रभाव को दूर कर सकते हैं। अवलोकन, प्रश्नावली, साक्षात्कार तथा
वैयक्तिक अध्ययन किसी तरह से प्रभावित है। इनके द्वारा हम तथ्यों का तटस्थ अवलोकन करके उनके विषय सामग्री को समझकर तथा किसी एक समस्या का मानवीय व्यवहार की वास्तविकता को समझ सकते हैं। तीसरा आपका है तथ्यों का विश्लेषण तथा वर्गीकरण। समाजशास्त्र में संबंधित अध्ययन में अवलोकन के द्वारा जो तथ्य प्राप्त होते हैं उन्हें विभिन्न वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, उनका वर्गीकरण कर सकते हैं और उसके निष्कर्ष के आधार पर हम उनकी तुलना कर सकते हैं कि ये जो घटनाएं हुई वो किन कारणों से हुई हैं और उनमें क्या क्या इनके परिणाम हो सकते हैं और आने वाले समय में ये कितने घातक हो सकते हैं इसके बारे में भी हम पता लगा सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए विवादित क्षेत्र के कारणों का पता लगाना, अपराध के कारणों का पता लगाना, उनके सामान्य कारणों को एक स्तर रख लेंगे और जो उनके मतलब गंभीरपूर्ण परिणाम है या जो घटनाएं हुई है उनके तरफ के इससे ज्ञात कर सकते हैं कि इस समूह विवाद क्षेत्र के कारण क्या है और यह जो घटनाएं घटी समाज में वो किन कारणों से हुई है। इनका भी तथ्यों का विश्लेषण करके उनका वर्गीकरण के रूप में से निष्कर्ष तौर पर पहुंच सकते हैं। अगला आपका यह है कि समाजशास्त्र क्या है का वर्णन करता है। समाजशास्त्र का कार्य सामाजिक घटनाओं और उनके वास्तविक रूप में देखना है। जैसे कि उदाहरण के लिए मैंने कि यदि हम बाल अपराधियों का अध्ययन करते हैं तो हमारा उद्देश्य यह बताना नहीं होता कि बाल अपराध होना चाहिए अथवा नहीं, बल्कि बाल अपराध से संबंधित विभिन्न दशाओं के उनके वास्तविक रूप में प्रस्तुत करना है कि इस प्रकार समाजशास्त्र व्यक्तिगत विचारों अथवा आदर्श कल्पनाओं को महत्व नहीं देता। वह यह पता लगाता है कि ये घटनाएं किन कारणों से आखिर बच्चे जो था ये बाल अपराधी क्यों बना, इसके पीछे कौन कौन से कारण है उनका पता लगाता है। कि पांचवा कारण है कि इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये जो समाजशास्त्र किस प्रकार के विज्ञान के रूप में, तो पांचवा है कार्य कारण के संबंध का स्पष्टीकरण। एक समाजशास्त्री किसी सामाजिक घटना की प्रगति को देखने के बाद उन्हें कारण को ढूंढने का प्रयास करता है। उदाहरण के लिए भारत में सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार तथा रूढ़िवादिता हमारी कुछ विशेष सामाजिक समस्याएं हैं। एक समाजशास्त्री केवल इन जो घटनाएं हैं समस्याएं हैं उनके सामान्य रूप में नहीं देखता, बल्कि वह यह ज्ञात करने का प्रयास करता है कि इनके पीछे कौन कौन से कारण है, कौन सी ऐसी घटना उत्पन्न हुई तथा उनमें कौन सा ऐसा इसके जीवन में मोड़ आया जिसके कारण से वो भ्रष्टाचारी हो गया या ऐसी सामाजिक समस्याओं से ग्रसित हो गया। तो यह वह कार्य कारण के संबंध का वर्गीकरण भी करता है। फिर इसको स्पष्ट करने का प्रयास करता है कि किन पक्षों में किस सीमा तक इसको प्रभावित किया है। फिर छठा है आपकी सामान्यीकरण की क्षमता। किसी घटना के कारण तथा उसके प्रभाव के आधार पर समाजशास्त्र में ऐसे नियम प्रतिपादित किए जाते हैं कि जिनके द्वारा भावी संभावनाओं को ज्ञात किया जा सके। उदाहरण के जैसे इसकी निम्न परिस्थिति के आधार पर यहाँ मतलब जो परिस्थितियाँ हैं उनकी निम्न जो परिस्थिति है वो क्यों है, किन कारण से हुई है और इसके क्या परिणाम होंगे इसका भी पता लगा लेता है। जैसे कि और यह इसके परिणाम क्या होंगे, इसके जो इस समस्या को देखता है कि इससे पारिवारिक पीड़न होगा, सामाजिक चेतना का अभाव होगा, अंधविश्वासों में वृद्धि होगी और इसके विभिन्न घातक परिणाम होंगे। इन सबका सामान्यीकरण की क्षमता के अनुसार पता लगाना सक्षम। अब हम देखते हैं कि मुख्य बात क्या है। मुख्य बात यह है कि आज समाजशास्त्री अध्ययन इस तरह किए जाने लगे हैं जिसका कोई भी व्यक्ति द्वारा दिए गए निष्कर्षों की सरलता से जांच कर सकता है। उसके नैतिक व्यवहार और सामाजिक मूल्यों और विषयों का भी अध्ययन किया जाता है, लेकिन हमारा विश्लेषण दार्शनिक आधार या ईश्वरवादी विश्वास से संबंधित न होकर केवल इस दृष्टिकोण से किया जाता है कि एक विशेष समाज या समूह की संरचना और व्यवस्था को प्रभावित और व्यवस्थित करने में उसकी भूमिका क्या है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि समाजशास्त्र में सभी विशेषताएं मौजूद है जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र एक विज्ञान के रूप में है और इसकी जो प्रकृति वैज्ञानिक है, दार्शनिक नहीं है। अब हम आते हैं कि समाजशास्त्र को विज्ञान मानने में आपत्तियां क्या है, मतलब कि
इन कारणों से जो विद्वान है वो समाजशास्त्र को विज्ञान मानने में आपत्तियां प्रकट करते हैं। अब देख लीजिए इसको किस प्रकार से इसे हम कुछ पॉइंट्स के अनुसार आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि सर्वप्रथम यह कहा जा सकता है कि सामाजिक घटनाएं पूरी तरह अमूर्त होती हैं। इस कारण इसका वैज्ञानिक रूप से अवलोकन नहीं किया जा सकता। दूसरा है सामाजिक घटनाएं जटिल तथा परिवर्तनशील होती हैं कि एक समय की घटनाओं पर आधार में दिए गए निष्कर्षों की को दूसरी अवधि में घटित होने वाली घटनाओं पर लागू नहीं किया जा सकता। तीसरा है कि सामाजिक घटनाओं का पक्षपात रहित होकर अध्ययन कर सकना भी बहुत कठिन है। एक रासायनिक अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक ऑक्सीजन अथवा हाइड्रोजन जैसे पदार्थों से कोई व्यक्तिगत द्वेष या ईर्ष्या या प्रेम नहीं होता। दूसरी ओर समाजशास्त्री उसी समाज, धर्म अथवा परिवार का अध्ययन करता है जिसका वह स्वयं सदस्य होता है। इसके फलस्वरूप समाजशास्त्री अध्ययन पक्षपातपूर्ण हो जाते हैं। करने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से कोई भी वैज्ञानिक जैसे कि किसी पदार्थ से ईर्ष्या द्वेष नहीं रखता है और प्रेम भी नहीं रखता, उसी प्रकार जो समाजशास्त्री होता है वो उसी परिवार का अध्ययन करता है जिसमें वह स्वयं का सदस्य होता है। दूसरे समूह परिवार का अध्ययन नहीं करता। इसलिए जो निष्कर्ष निकलते हैं वो पक्षपातपूर्ण हो सकते हैं। चौथा ये कि सामाजिक घटनाओं की कोई निश्चित माप न हो सकने के कारण समाज को विज्ञान के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। कहने का इसका भी आशय है कि जो सामाजिक घटनाएं का समाज में घटित होती है उनकी कोई निश्चित माप या तौर नहीं होती है और जबकि वैज्ञानिक पद्धतियां वो किसी निश्चित आकार या मापों पर आधारित होती है, इसलिए इसे विज्ञान के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। पांचवा है कि सामाजिक अध्ययनों तथा निष्कर्षों की प्रामाणिकता को प्रयोगशाला में सिद्ध नहीं किया जा सकता। कहने का तात्पर्य है कि जो सामाजिक घटनाएं होती हैं उन्हें किसी प्रयोगशाला में उसकी जांच नहीं की जा सकती, क्योंकि जितनी भी वैज्ञानिक पद्धतियां हैं उनमें समय प्रयोगशाला के द्वारा हम उनकी जांच करते हैं तब उसका निष्कर्ष निकालते हैं, लेकिन समाजशास्त्र में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इस कारण भी यह अनुमान लगाया जाता है कि समाजशास्त्र वैज्ञानिक नहीं हो सकते। छठा है कि समाजशास्त्र भविष्यवाणी करने के अयोग्य है, क्योंकि इसके नियम हमेशा सच नहीं हो सकते। इन सभी आधारों पर निष्कर्ष निकाला जाता है कि समाजशास्त्र की जो प्रकृति है वह वैज्ञानिक नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि जो समाजशास्त्र की भविष्यवाणियाँ हैं वो सत्य नहीं हो सकती, क्योंकि उनका कोई निश्चित मापदंड और या कोई तथ्य सही नहीं हो सकते, इसलिए भी इसकी प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है। तो ये तो समाजशास्त्र के जो विरोधी थे उन लोगों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। अब इसमें कुछ लोग ने ये बताया कि ये जो आरोप लगाए गए हैं वो निराधार हैं, मतलब वो अयोग्य हैं। तो इसलिए इनके भी आप देख लीजिए लोग क्या कह रहे हैं। तो इसमें बताया कि उपयुक्त जबकि सभी आरोप निराधार हैं, वास्तव में किसी भी विषय की जटिलता का संबंध हमारे ज्ञान से है। आज समाजशास्त्री ज्ञान में जैसे जैसे वृद्धि हो रही है, सामाजिक घटनाओं को भी अधिक से अधिक रूप में स्पष्ट किया जा सकता है और स्पष्ट करना संभव भी हो रहा है। जैसे सामाजिक तथ्यों का अमूर्त होना इनकी वैज्ञानिक प्रकृति में बाधक नहीं, क्योंकि प्राकृतिक विज्ञान में भी विद्युत तथा आकर्षण जैसी अमूर्त घटनाओं का उनसे वास्तविक रूप में अध्ययन कर लेते हैं। इसी में PV ने लिखा है कि माप को भी यदि विज्ञान की कसौटी मान लिया जाए तो जूता बनाने वाले तथा कपड़े की सिलाई करने वाले लोग भी वैज्ञानिक मान लिए जाते हैं, क्योंकि देखा होगा जो जूता बनाता है वो भी नाप के अनुसार ही बनाता है, जो कपड़े सिलता है वो भी नाप के अनुसार ही सिलता है। तो क्या उन्हें वैज्ञानिक मान लेना चाहिए? लेकिन ये ऐसा नहीं है, क्योंकि सभी लोग वैज्ञानिक नहीं हो सकते, क्योंकि वो अपने कार्य के अनुसार, अपने सोच समझ के अनुसार उसका मापदंड निश्चित कर लेते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जहाँ तक हम प्रयोगशाला का प्रश्न है कि वह कभी भी विज्ञान के लिए कोई जरूरी शर्त नहीं है, क्योंकि न्यूटन और गैलीलियो तथा मार्कोनी ने भी अपने विश्वविख्यात सिद्धांतों का प्रतिपादन बंद प्रयोगशाला में नहीं किया था। यह कहना भी गलत है कि समाजशास्त्री नियमों में भविष्यवाणी का अभाव है। वास्तव में प्राकृतिक तथा सामाजिक सभी विज्ञानों के नियम कुछ विशेष मान्यताओं से बंधे रहते हैं। यदि कोई भी प्राकृतिक विज्ञान की तरह निश्चित भविष्यवाणी नहीं कर सकता,
यदि इन सभी दृष्टिकोण से विचार किया जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि समाजशास्त्र की प्रगति भी निश्चित ही वैज्ञानिक है। अब हम आते हैं कि बीर स्ट्रीट द्वारा हमें क्या निष्कर्ष दिया गया है। तो इसमें एक समाजशास्त्री जो है बीर स्ट्रीट, तो उन्होंने कुछ निष्कर्ष और आधार निकाला है। हम सीखेंगे कि जानेंगे कि कुछ इन्होंने समाजशास्त्र ने अपने निष्कर्ष तौर पे कुछ अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किए हैं। उसमें रॉबर्ट बीर स्ट्रीट ने अपना कुछ निष्कर्ष दिया है जिसे हम बीर स्ट्रीट का निष्कर्ष कहते हैं। बीर स्ट्रीट का निष्कर्ष महोदय हैं, उन्होंने कुछ समाजशास्त्र की वैज्ञानिक पद्धति से संबंधित शंकाओं का समाधान करते हुए अपने कुछ निष्कर्ष दिए। तो उन्होंने बताया कि समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान ही प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। उन्होंने इस दृष्टिकोण से समाजशास्त्र की पद्धति को प्राकृतिक विज्ञानों के समान नहीं माना जा सकता। इनका कहने का तात्पर्य है कि समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान नहीं है, क्योंकि इसे प्रकृति के द्वारा जो प्रकृति का अध्ययन नहीं किया था, दोनों विज्ञानों को समान इसलिए नहीं माना जा सकता। दूसरा इन्होंने बताया समाजशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, आदर्शात्मक विज्ञान नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि समाजशास्त्र में समाज की वास्तविक घटनाएं हैं उनका अध्ययन करना होता है, किसी आदर्श को प्रस्तुत करना नहीं होता है। तीसरा होता है कि समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान है। इस रूप में समाजशास्त्र केवल सामाजिक नियमों को स्पष्ट करने में रुचि लेता है, उन नियमों को व्यवहारिक जीवन में लागू नहीं करता, क्योंकि जो व्यवहारिक विज्ञान है उसे व्यवहार को स्पष्ट कर सकता है लेकिन उसे लागू करने की प्रेरणा नहीं देता, क्योंकि उन्हीं के आधारों पर घटनाओं का अध्ययन करता है। दूसरा है कि समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है, मूर्त विज्ञान नहीं है। कहने का तात्पर्य यहाँ पे कि समाज से विभिन्न सामाजिक संबंधों तथा सामाजिक प्रक्रियाओं जैसे अमूर्त विषयों का अध्ययन किया जाता है, अतः इसे भौतिक विज्ञानों के समकक्ष नहीं रखा जा सकता। पांचवा यह आपका समाजशास्त्र सामान्य विज्ञान है, विशेष विज्ञान है। एक सामान्य विज्ञान के रूप में उन सभी सामान्य सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है जो दूसरे सभी सामाजिक विज्ञान को एक दूसरे से जोड़ते या एक दूसरे से जोड़ने का प्रयास करते हैं। इस आधार पर समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है और विशेष विज्ञान नहीं है। छठा है समाजशास्त्र तार्किक तथा अनुभव सिद्ध विज्ञान है। जो समाजशास्त्र है उसमें सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है जो तर्क पर आधारित होते हैं अथवा जिनकी वास्तविकता को अनुभव के द्वारा हम समझ सकते हैं, क्योंकि जो भी घटनाएं संबंध होते हैं वो हमारे तर्क के आधार पर बिल्कुल अनुभव सिद्ध होते हैं। इन्हीं के आधार पर हम अपने निष्कर्ष को प्रस्तुत करते हैं और बीर स्ट्रीट द्वारा निष्कर्ष के कार्य की समीक्षा भी करते हैं। तो इससे हम लोगों को संपूर्ण विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि समाजशास्त्र की जो प्रकृति है वह अन्य विज्ञानों से प्राकृतिक विज्ञानों से अलग तो जरूर है, लेकिन इसमें विज्ञान की सभी विशेषताएं शामिल होने के कारण इसे विज्ञान के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, क्योंकि इसके जितने भी तथ्य सभी वैज्ञानिक हैं। तो इस तरह ये हमारा जैसे जो विषय है वो समाज की प्रकृति और अध्ययन क्षेत्र। इसके अंतर्गत हम कुछ आपको क्वेश्चन दिए दे रहे हैं जिनके आंसर आप इसी आधार पर दोनों भागों से मिलकर बना के लिखिएगा। इसके पहले आप अकेला उत्तरी प्रश्न नोट कर लीजिए कि समाजशास्त्र का क्या अर्थ है। दूसरा है कि दूसरे विज्ञानों की तुलना में समाजशास्त्र को एक नया विज्ञान क्यों कहा जाता है। तीसरा है वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञान की दो प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, विज्ञान का अर्थ क्या है और समाजशास्त्र में विज्ञान की कोई तीन विशेषताएं लिखिए। अब आ जाइए उत्तरी प्रश्न में
समाजशास्त्र किस प्रकार सामाजिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन है। दूसरा क्वेश्चन है समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है, समझाइए। तीसरा है समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय का मुख्य निष्कर्ष क्या है। इसमें खाली आपको निष्कर्ष देना है स्वरूपात्मक संप्रदाय का। तीसरा है समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए। समाजशास्त्र की विषय वस्तु का वर्णन कीजिए। फिर आगे तीन उत्तरीय प्रश्न पर इसमें समाजशास्त्र की परिभाषाएं दीजिए तथा इसके अध्ययन क्षेत्र का वर्णन कीजिए। तीसरा है समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन है, इस कथन को उदाहरण सहित समझाइए। एक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र की व्याख्या कीजिए, आपका तीसरा क्वेश्चन है। और चौथा है कि समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है, इसकी वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध लगाए गए आरोपों का मूल्यांकन कीजिए। जो इसमें आरोप लगाए गए, जो आरोप प्रत्यारोप हैं, जो विरोध और अवरोध बताए गए थे, उनको आपको लिखना है। और किन विद्वानों ने समाजशास्त्र को